स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट 2 पे थे हम। यूनिट 2 भी ऑलमोस्ट हो गया था, है ना। हमें यहाँ से शुरू करना था, बिहेवियर ऑफ पब्लिक से 3 पॉइंट पे। कहाँ से पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। फर्स्ट हमने देखा था बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, फिर देखा था बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, फिर हमें देखना था बिहेवियर ऑफ पब्लिक। और बिहेवियर ऑफ पब्लिक के बाद कुछ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन, फिर मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी सप्लाई, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई, यहाँ तक है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन करना था इसमें, ठीक है। बिहेवियर ऑफ पब्लिक एज वी नो, पढ़ लो हर्ष, पढ़ लो। As we know, demand deposits undergo multiple expansions while currency in your hands does not. Hence, when bank deposits are being converted into currency, banks create only less credit money. The overall level of multiple expansion declines and therefore the money multiplier also falls. तो डिमांड डिपॉजिट, अब हम क्या देख रहे थे, मल्टीप्लायर का मतलब क्या देख रहे थे कि डिमांड डिपॉजिट्स जैसे जैसे हमारे बढ़ते रहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स लोगों का इंक्रीज होता है, उतना मनी मल्टीप्लायर क्या होता है हमारा इंक्रीज होता रहता है। डिमांड डिपॉजिट्स और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये हम देख रहे थे। Hence, when the bank deposits are converted into currency, bank can create less credit money. और अगर ये डिमांड डिपॉजिट्स निकल करके लोगों के हाथ में आ जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर मनी क्रिएशन कम होगा, मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। द ओवरऑल लेवल ऑफ मल्टीपल expansion declines and therefore the money multiplier also falls. Hence we conclude that money multiplier and money supply are negatively related in the currency ratio C. The currency deposit ratio represents degree of adoption of banking habits by the people. This is related by the level of economic activities or the GDP growth and is influenced by the degree of financial sophistication in terms of ease and access to financial services, availability of a richer array of liquid financial assets, financial innovations and institutional changes. अब लोग कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, कितना ज़्यादा वो बैंक में रखते हैं, कितना ज़्यादा वो करेंसी अपने पास कम रखते हैं और बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा रखते हैं। तो बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा रखने की वजह से मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। अगर वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। और वहीं वो अगर करेंसी अपने पास रखेंगे, कैश अपने पास रखेंगे, तो मनी मल्टीप्लायर हमारा कम हो जाएगा। The smaller the currency deposit ratio, the larger will be the money multiplier. तो ये लाइन याद रखना, the smaller will be the currency deposit ratio, the larger will be the money multiplier. This is because a smaller proportion of high powered money is being used as currency and therefore the larger proportion is available to be reserves which are transformed into money. The time deposit demand deposit ratio, that is how much money is kept as time deposit compared to demand deposit, has an important implication for the money multiplier. अब कितना डिपॉजिट हम टाइम डिपॉजिट रख रहे हैं और कितना उसमें से डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट की बैंक से हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और टाइम डिपॉजिट की उसका एक टाइम पीरियड होगा मैच्योरिटी का, ठीक है। तो आप कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, उस डिपॉजिट में से कितना टाइम डिपॉजिट है और कितना डिमांड डिपॉजिट है, ये भी हमारा एक मनी मल्टीप्लायर के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर डिमांड डिपॉजिट होगा तो बैंक को ना रिजर्व रेशियो भी अपनी बढ़ा करके रखनी होगी, क्योंकि कभी भी लोग पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम डिपॉजिट होगा तो वो अपनी रिजर्व रेशियो कम भी रखेंगे ना, तो भी उनका काम होगा, क्योंकि उनको पता है कि इतने टाइम पीरियड की मैच्योरिटी के बाद लोग पैसा विड्रॉ करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे, ठीक। An increase in the time deposit and demand deposit ratio means greater availability of free reserves and consequent enlargement of volume of multiple deposit expansion and monetary expansion. तो वापस से वही कि जितना ज़्यादा डिपॉजिट उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर, उतना ज़्यादा मनी सप्लाई होगा। To summarize the money multiplier approach, the size of money multiplier is determined by the required reserve ratio at the central bank, the excess reserve ratio of commercial banks and the currency ratio of the public. The lower these ratios are, the larger money multiplier is. In other words, money supply is determined by the high powered money and money multiplier
and varies directly with changes in monetary base and inversely with currency and reserve ratios. Although these three variables do not completely explain the nominal money supply, nevertheless they serve as useful devices for analyzing such change. Consequently, these variables are designated as proximate determinants of the money supply in the economy. ठीक, we may now rewrite the money multiplier. Money multiplier is currency plus जितना deposit और high powered money भी currency plus reserves, where C is the currency and D is deposits which are assumed to be the demand deposits. अब कितनी लोगों के पास करेंसी है और कितना लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, उन्हीं दोनों को मिलकर के हमारा क्या बनता है, मनी मल्टीप्लायर या हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी कौन सा मनी था? हाई पावर्ड मनी वो था जो आरबीआई स्टार्टिंग में निकालता है अपने पास से, कमर्शियल बैंक को देता है, जो हमारा क्या होता था, मॉनेटरी बेस होता था, उसको बोलते थे हम क्या, हाई पावर्ड मनी. द मनी मल्टीप्लायर, अब इसमें ये जो पूरा क्या बोलते हैं डेरिवेशन है ना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा. मनी सप्लाई M इक्वल टू 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस ई प्लस सी इंटू एच. अब यहाँ पर C का मतलब क्या है, वो स्मॉल c है. यहाँ पर ये C का मतलब क्या है, ये स्मॉल c है. और स्मॉल c निकल के कैसे आया, देखो C अपॉन D करके निकल के आया, मतलब कि कैपिटल C मतलब करेंसी और कैपिटल D मतलब डिपॉजिट. इन दोनों को डिवाइड करके क्या आया, ये C आ जाएगा. ठीक है, फिर अगेन ये C, ये वाला ये हो गया. हाँ देखो ये जो C है इसको हम बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो. ठीक है, और ये C निकलता कैसे, C अपॉन D, करेंसी अपॉन डिपॉजिट करके. ठीक है, E क्या होता है, अब E भी लिख लो. यहाँ पे सबसे पहले R, एक R गिवन है, C तो हो गया, एक R गिवन है. R क्या होता है, R हमारा होता है रिजर्व रेशियो, और R कैसे निकलेगा, रिजर्व अपॉन डिपॉजिट करके, और R कैसे निकलेगा, रिजर्व अपॉन डिपॉजिट करके. ठीक, फिर E है हमारे पास. E क्या होता है, E को लिखते हैं एक्सेस रिजर्व. E होता है एक्सेस रिजर्व, और C वापस से C अपॉन D, और H क्या है, H है हाई पावर मनी. ये हमारी पूरी इक्वेशन है. ई का फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक्सेस मनी गिवन होगा क्वेश्चन में. हाँ, अमाउंट गिवन होगा. एक्सेस मनी, एक्सेस रिजर्व क्या होता है, एक रिजर्व होता है जो हमें स्टैट्यूटरीली रिजर्व बैंक ने बोला होता है कि कमर्शियल बैंक को इतना रिजर्व बना करके रखना है. अगर रिजर्व बैंक आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला कि आप 10% रिजर्व बनाओ, और कमर्शियल बैंक ने 15% रिजर्व बनाया अपनी प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, तो वो जो 5% एक्स्ट्रा बनाया ना, वो 5% एक्स्ट्रा बोलेंगे एक्सेस रिजर्व. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, मनी सप्लाई का. तो आपको ये सब कुछ अब निकालना आ जाएगा. ठीक, मनी मल्टीप्लायर इज फंक्शन ऑफ करेंसी रेशियो सेट बाय द डिपॉजिटर C विच डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ पब्लिक. तो C क्या है हमारा, करेंसी रेशियो सेट की मतलब कि कितना करेंसी अपॉन डिपॉजिट. ठीक, एक्सेस रिजर्व रेशियो E हो गया हमारा, एंड रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो हमारा क्या हो गया, R. हाँ 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 बिल्कुल. आपको जैसे कि C गिवन आपको दे दिया, C इतना है, D डिपॉजिट्स इतने हैं, रिजर्व इतने हैं. तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें दे देंगे तो आप C, ये वाला स्मॉल c और स्मॉल r कैलकुलेट कर लोगे, है ना. एक्सेस रिजर्व दे दिया, तो आपको बस ये सारे वैल्यूज गिवन होंगे, तो आपको ये सब फॉर्मूले में पुट करने होंगे वैल्यूज, और आपको आंसर निकालना होगा मनी सप्लाई का. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या क्या गिवन है, R आपके पास कितना गिवन है, 10%. स्मॉल r गिवन है हमारे पास 10%. ठीक है, 10% का मतलब क्या हो गया, 0.10. करेंसी हमारे पास गिवन है 400 बिलियन, डिपॉजिट्स हमारे पास गिवन है 800 बिलियन. हमारे पास क्या गिवन है, कैपिटल C और कैपिटल D गिवन है. ठीक है,
और एक्सेस रिजर्व देखो डायरेक्टली गिवन है कितना 0.8 बिलियन, मतलब कि 800 मिलियन। मनी सप्लाई एम, एम हमारा क्या होता है करेंसी प्लस डिपॉजिट। अभी यहाँ पर ये रेशियो देखी थी, ये एम इक्वल टू सी प्लस डी होता है, ठीक है, करेंसी प्लस डिपॉजिट। तो कैपिटल एम किसके बराबर है, करेंसी प्लस डिपॉजिट 400 बिलियन प्लस 800 बिलियन इक्वल टू 1200 बिलियन। अगर हमें स्मॉल सी निकालना है तो स्मॉल सी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, कैपिटल सी अपॉन कैपिटल डी। तो कैपिटल सी कितना है 400, कैपिटल डी कितना है 800, तो दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 0.5। ठीक, इसका मतलब क्या है, डिपॉजिटर्स होल्ड 50% ऑफ देयर मनी एज देयर करेंसी। और इसका मतलब क्या निकल के आता है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो का मतलब कि टोटल में से 50% अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब ई, स्मॉल ई हमारे पास कितना गिवन था, ये 800 मिलियन, एक्सेस रिजर्व था 800 मिलियन। ठीक है, इसको हमने निकाला कि 800, ये 0.8 बिलियन लोगों एक्सेस रिजर्व है और टोटल डिपॉजिट कितना आ रहा है 800 बिलियन। तो मतलब कि जो बैंक है उन्होंने कितना रेशियो का डिपॉजिट एक्सेस रिजर्व में रखा है, तो वो कितना रेशियो आया 0.1%। ठीक है, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये होता है, अभी हमने देखा। ठीक है, इसमें हमने सारे रेशियो सब कुछ पुट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.5। ठीक, देखो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर क्या करना होता है, ये यहाँ पर रेशियो निकालनी होती है। तो एक्सेस रिजर्व है ना, एक्सेस रिजर्व हमारे पास जो गिवन था, पहली बात ये जो गिवन था ये लिया अपॉन हमने डिपॉजिट लिया, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास कितना आया 0.1%। तो हमें यहाँ पर क्या लेकर के चलना है 0.1%। ठीक है, अब एक बार और बताओ क्या करना है। देखो आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस सी अपॉन आर प्लस ई प्लस सी इंटू एच। ठीक है, और इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, क्या, दोबारा बोलो, नहीं, इसको हम रेशियो में लिखेंगे, जब फॉर्मूले में डालेंगे ना तो हम रेशियो में लिखेंगे। अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो आप इसको कैसे करोगे, 1 प्लस जो आपके पास करेंसी गिवन है अपॉन डिपॉजिट गिवन है, अपॉन जो आपके पास एक्सेस रिजर्व का वो अमाउंट गिवन है वो, अपॉन जो आपके पास डिपॉजिट गिवन है, प्लस ये ई का लिख दिया मैंने। देखो स्मॉल आर का क्या था, जो रिजर्व गिवन है अपॉन डिपॉजिट गिवन है, एक्सेस रिजर्व जो गिवन है अपॉन जो डिपॉजिट गिवन है, सी जो करेंसी है अपॉन डिपॉजिट है, मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये तीन, एक ये वाली रेशियो, एक ये वाली रेशियो और एक ये वाली रेशियो, ये तीन रेशियो आप पहले अलग से कैलकुलेट कर लोगे, फिर जो भी आपके पास रेशियोज आएगी वो इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लोगे। रिजर्व, हाँ रिजर्व नहीं है, हाँ एक सेकेंड, इन्होंने ये, लेकिन ना ये मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने ना ये क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह बना रखा है। ये स्मॉल आर आपको डायरेक्टली गिवन है, स्मॉल आर आपको डायरेक्टली गिवन है, इन्होंने ऐसे नहीं बताया कि रिजर्व है और ये डिपॉजिट है तो हमने डिवाइड करके नहीं निकाला। इस क्वेश्चन में स्मॉल आर डायरेक्टली गिवन है, ये रहा। ठीक है, स्मॉल आर ये रहा डायरेक्टली गिवन है। देखो अब हमने, मैं एक बार ये भी समझा देती हूँ कैसे फॉर्मूले पर पुट करा। हमारा फॉर्मूला क्या था 1 प्लस सी, ठीक है, तो 1 प्लस स्मॉल सी कितना निकल के आया था 0.5, स्मॉल सी कितना निकल के आया 0.5। तो हमने ये देखो यहाँ पर लिखा 1 प्लस 0.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में क्या था, ये स्मॉल आर स्मॉल ई, स्मॉल आर हमारे पास कितना निकल के आया, ये रहा 0.10, ये लिख दिया हमने 0.1। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास गिवन था एक्सेस रिजर्व, एक्सेस रिजर्व डिवाइड करने के बाद कितना है 0.001, तो ये लिखा 0.001 प्लस स्मॉल सी, ये रहा 0.5। ठीक है, तो ये सब हमने डाल दिया फॉर्मूला में। एच गिवन नहीं था यहाँ पर,
एच नहीं गिवन था, तो ये सब फॉर्मूला में डाल दिया, आगे आंसर आपका 2.5। ठीक है, तुषार समझ में आया? ठीक, द सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज एन एग्जांपल ऑफ इट ना। इफ रिजर्व रेशियो, अब बी पार्ट में क्या गिवन है, इफ रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज टू 15%, अगर हम रिजर्व रेशियो 15% कर दें, मतलब कि बाकी सब कुछ वही है लेकिन हम स्मॉल आर 0.15 कर दें। अभी हमने ऊपर कितना लिया था, 0.1 लिया था, 10% लिया था। अब बोला गया कि अगर हम रिजर्व को 10% से 15% कर दें तो हमारा ये जो मनी सप्लाई आ रहा है ये 2.5 से 2.3 हो गया, है ना। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमने रिजर्व को कम कर दिया, सॉरी रिजर्व को बढ़ा दिया तो हमारा मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक को अपने पास रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा और वो एज लोन कम दे पाएगा, तो इसकी वजह से ये हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई। If the central bank of the currency wants to stimulate economic activity, it does so by infusing liquidity into the system. Let us take the example of open market operations by central bank. Purchase of government security inject high powered money. अगर गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज को परचेज करती है तो पैसा देती है, तो इसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ता है। ठीक है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, कमर्शियल बैंक से आरबीआई ने सिक्योरिटी परचेज कर ली, तो परचेज करने की वजह से जो आरबीआई है उसने पैसा दिया होगा, है ना। कोई भी सामान खरीदते तो पैसा देते हैं, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे पहुंच गए, तो इसकी वजह से मनी सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है। इसकी वजह से हमारा इंजेक्शन होता है हाई पावर्ड मनी का। ठीक है, तो हमने क्या बोला, परचेज ऑफ सिक्योरिटी की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, और अगर हम सेल ऑफ सिक्योरिटी कर दे तो मनी सप्लाई हमारा डिक्रीज होता है into the system, assuming that the bank do not hold excess reserve and people do not hold more currency than before, and also that there is demand for loans from businesses. The credit creation process by the banking system in the country will create money to the tune change in money supply equal to 1 upon R into change in reserve. The effect of an open market sale is very similar to open market purchase but in opposite direction. तो सेल और परचेज अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं ना, कि परचेज करने की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होता है और सेल करने की वजह से मनी सप्लाई कम होता है। इन अदर वर्ड्स, एन ओपन मार्केट परचेज बाय सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस रिजर्व एंड देयरफॉर रिड्यूस मनी सप्लाई। इट इज possible that the value of money multiplied zero. It may happen when the interest rates are too low and banks prefer to hold newly injected reserves as excess reserves with no risk attached to it. हम क्या बोल रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जीरो हो जाए? ऐसा कब हो सकता है, जब इंटरेस्ट रेट क्या हो, बहुत कम हो, और बैंक क्या प्रेफर कर रहा है, वो जो रिजर्व उनके पास आ रहा है ना, उसको एक्सेस रिजर्व की तरह रखने से, ना कि एज लोन देने के लिए। ठीक, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट सप्लाई ऑन मनी सप्लाई, ये भी हमें पता ही है कि अगर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर को कम कर देती है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है। Whenever the central and the state government cash balances fall short of the minimum requirement, they are eligible to avail the facility called ways and means advances और overdraft facility। ये नाम याद रखना, ठीक है। गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस फॉल शॉर्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो गवर्नमेंट किस फैसिलिटी का यूज करती है, गवर्नमेंट के जब कैश बैलेंसेस कम हो जाते हैं, वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। व्हेन द रिजर्व बैंक, तो यहाँ से क्या हो रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इज शॉर्ट ऑफ फंड, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है और गवर्नमेंट को क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो गवर्नमेंट किस फैसिलिटी का यूज कर रही है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज करती है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lends to the government under WMA or OD. It results in the generation of excess reserve, that is excess balance of the commercial bank with the reserve bank. This happens because when the government incur expenditure, it involves debiting the government balances with the reserve bank and crediting the receiver, that is सैलरी अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब होता, इसकी वजह से होता क्या है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट का अकाउंट क्या होता है, कम होता है ना,
गवर्नमेंट का अकाउंट डेबिट होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट कम किया जाता है, और क्रेडिट किसका अकाउंट होता है, किसके अकाउंट में पैसे जाते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहा होता है उसको सैलरी दी जाती है, उसके अकाउंट में पैसा बढ़ता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने की वजह से गवर्नमेंट का बैलेंस कम होता है, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर उसका बैलेंस इंक्रीज होता है। ठीक, अकाउंट विद द कमर्शियल बैंक, द एक्सेस रिजर्व thus created can potentially lead to an increase in money supply and though the money multiplier process। तो इस वजह से गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो मनी सप्लाई क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, क्रेडिट मल्टीप्लायर, credit multiplier also referred to as deposit multiplier or the deposit expansion multiplier describe the amount of additional money created by the commercial bank through the process of lending, the available money it has in excess with the central bank reserve requirement। क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर क्या है कि वो जो एक एडिशनल मनी जो बैंक लोन पे देता है और उस लोन पे देने की वजह से, क्रेडिट देने की वजह से जो मनी मल्टीप्लाई होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, उसे बोलते हैं। द डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज दस इनएग्जिस्टिबली टाइड टू द बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट। दिस मेजर टेल अस हाउ न्यू मनी विल बी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम फॉर गिवन इंक्रीज इन द हाई पावर्ड मनी। It reflects a bank's ability to increase the money supply. Credit multiplier is the reciprocal of required reserve ratio. Required reserve ratio अभी हमने पढ़ा, reserve ratio स्मॉल r क्या था, कैपिटल R अपॉन डिपॉजिट। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो अगर रिजर्व रेशियो क्या है 20%, तो इसका रेसिप्रोकल 1/20% क्या होगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला याद रखना आप, 1 by required reserve ratio। ये तो पूरा एग्जाम्पल है। एक बार ये भी, while the Reserve Bank of India was pursuing all possible measures to encourage lending to the combat of negative outcome of COVID pandemic, banks was risk averse to lending and were converting parking funds under reserve repo rate despite very low reverse repo rate 3.35। अब इसमें ये सब लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे कोविड आया था, कोविड के टाइम पर जो बैंक था वो थोड़ा सा क्या डिस्करेज हो गए थे ना, कि अगर उन्होंने लेंडिंग करी तो उनके पास रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अगर वो लेंडिंग करते तो ऐसा हो सकता था कि वो जो लेंड ले रहा है, जो पैसा ले रहा है वो वापस ना कर पाए, तो उनके पास हाई रिस्क था। ये इसमें निकल के आता है। हाँ, इलास्ट्रेशन 2 करो एक बार, इलास्ट्रेशन 2। कहाँ हुआ था इलास्ट्रेशन 2, कहाँ हुआ था, इलास्ट्रेशन 1 हुआ था। आपने कर लिया था, मैंने बोला था कि करके आना, ट्राई करना। देखो, कंप्यूट क्रेडिट मल्टीप्लायर इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 10% और 12.5%। ये तो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला अभी भी पढ़ा कि क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो पहले हमें बोला कि 10% लेकर निकालो, और फिर बोला गया कि 12.5% लेकर के निकालो। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर जो निकल के आएगा वो पहले कैसे निकलेगा, 1 अपॉन 0.10, और दूसरी बार में कैसे निकलेगा 1 अपॉन 0.125। तो पहले कितना आया 10 और फिर कितना आया 8। तो हमें इस क्वेश्चन से ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आप रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दोगे तो आपका जो क्रेडिट मल्टीप्लायर आएगा वो आपका कम आएगा। ठीक है, तो पहले आया 10 फिर आया 8। अब इससे कितना क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है तो फॉर एवरी 1 लाख, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और फिर 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो आएगा 10 लाख और 8 लाख। तो पहली बारी में क्रेडिट क्रिएशन 10 लाख का हो रहा है, दूसरी बारी में क्रेडिट क्रिएशन 8 लाख का हो रहा है। करेंसी विद पब्लिक, ये जो हमने मनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब ये M1, M2, M3 के जो फॉर्मूला पढ़े थे
ये बाकी के एग्जाम्पल उसके हैं, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल है, एक बार ये ट्राई कर लेना, डाउट हो गया तो पूछ लेना, ठीक है। यूनिट 3 शुरू कर लेते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर आपके वही है, क्या बोलते हैं, जो आपके अलग अलग टूल्स आते हैं ना मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी, वैसे ही क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई, ठीक है। क्योंकि 12:30 तक मेरे को लगा कि टाइम लगेगा तो 2 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगी सारा, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30। हाँ, कंप्लीट करवाने के लिए तो 2 घंटे रखे थे ना आपकी क्लास के। 1-2-2.5 घंटे में आपका इंडियन इको भी कंप्लीट करवा दूंगे। इसके बाद इंडियन इको करेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियन इको भी मैं थोड़ी ऐसे क्लास रख के 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है, वैसे भी क्योंकि वो थ्योरी है सारा। मनी मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ, पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। We observe that Reserve Bank of India is occasionally manipulating policy rates for maneuvering liquidity conditions with reasons thereof explicitly notified. In fact, we have only a limited understanding of monetary phenomena which could strengthen or paralyze the domestic economy. The discussion that follows is an attempt to throw light on the well-acknowledged monetary measures undertaken by governments to fight economic instability. फोन रख दो। हाँ, आप बस ये वाली बुक कंप्लीट कर लोगे, आपका इतना ही बहुत है। एमसीक्यू भी आपको सॉल्व करने, एमसीक्यू तो सॉल्व करने ही है। ये मैं बोलूँगी हाँ चलो आपको एक एक लाइन ऐसे याद नहीं, एक एक लाइन बैठ के याद नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन एक एक चैप्टर एटलीस्ट आप 2-3 बार रीड तो करो। 2-3 बार रीड करोगे तो वो जो अलग अलग इकोनॉमिक्स के नाम है वो याद करने होंगे, कहीं कहीं पर ईयर मार्क करवाया है वो याद करना होगा, किसी चीज़ के 2-3 नाम है, मतलब एक एक किसी डेफिनेशन के 2-3 नाम है, वो चीज़ याद करनी होगी, है ना, थोड़े फॉर्मूलाज याद करने होंगे, ये चीज़ें याद करने वाली है, ठीक है। बाकी आप ये वाली बुक कंप्लीट कर लोगे, इतना इनफ है, इतने तो पास हो जाओगे। We have observed the Reserve Bank of India is occasionally manipulating policy rates for maneuvering liquidity conditions with reasons thereof explicitly notified. In fact, we have only a limited understanding of monetary phenomena
which could strengthen or paralyze the domestic economy. The discussion that follows is an attempt to throw light a well-acknowledged monetary measures undertaken by the government to fight the economic instability. तो इसके अंदर जो हमारे पॉलिसी रेट्स है, कितना रिजर्व रेशियो होना चाहिए, कितना हमारा बैंक रेट होना चाहिए, कितना रिवर्स रेपो रेट होना चाहिए, रेपो रेट होना चाहिए, ये सब कुछ करके, ये सब कुछ इंक्रीज डिक्रीज करके क्या कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हम मॉनेटरी मेजर्स गवर्नमेंट क्यों करती है? मॉनेटरी मेजर्स इसलिए लिए जाते हैं ताकि हम इकोनॉमी की जो इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी को स्टेबल कर सके, इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी को हटा सके, इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइंड, Reserve Bank of India uses monetary policy to manage the economic fluctuations and achieve price stability, which means that inflation is low and stable. Reserve Bank of India conducts monetary policy by adjusting the supply of money, usually through buying or selling securities in the open market. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है, मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करता है या डिक्रीज करने की कोशिश करता है। जब हमारी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में होगी तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आएंगे, जब हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन पे होगी तो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आएंगे। तो ये करते कैसे हैं? यूजली थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ये अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि अगर कमर्शियल बैंक परचेज कर ले सिक्योरिटीज को परचेज कर ले तो वो पैसा देता है, तो मनी सप्लाई इसकी वजह से हमारी इंक्रीज होती है। और अगर वो सेल करे तो सेल करने की वजह से उसने क्या करा? सेल करा तो पैसा वापस आ गया हमारे पास, मतलब सेंट्रल बैंक के पास पैसा आ गया, तो यहाँ पर मनी सप्लाई क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस अफेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट in which turn influence the longer term rates and economic activity. When central bank lowers the interest rate, monetary policy is easy. When it raises the interest rate, monetary policy is tightening. तो यहाँ पर क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट, अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज करने की वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट को अगर वो डिक्लाइन कर दे तो मॉनेटरी सप्लाई उनका बढ़ जाता है। Monetary policy framework. The central bank, in its execution of monetary policy, functions within an articulated monetary policy framework, which has three basic components: the objectives of monetary policy, the analytics of monetary policy, which focus on the transmission mechanism, and operating procedures, which focuses on operating targets and instruments. तो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लेकर कौन आता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है? वेरियस मॉनेटरी पॉलिसीज फंक्शंस उसको फ्रेम करके उसके थ्री बेसिक कंपोनेंट होते हैं कि क्या उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है, वो एनालाइज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को और फिर उसे ऑपरेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले उनको ये पता लगाना होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ला करके उनको करना क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज करना, मनी सप्लाई डिक्लाइन करना। फिर उसके बाद अभी क्या मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसे ऑपरेशंस में लेकर के आएंगे, ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव्स सेट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू पॉलिसी मेकर्स। The monetary policy of the country is in fact a reflection of its economic policy, and therefore the objectives of monetary policy generally coincide with the overall objectives of the economic policy. तो जो objectives वो set करते हैं वो policy makers के लिए guidance की तरह वर्क करता है कि उनको guide कर पाते हैं कि कैसे उनको आगे चलना है, मतलब कि क्या उनके steps होने चाहिए जिसकी वजह से ये objectives को complete कर पाए वो। ठीक, The monetary policy of the country is in fact reflection of its economic policy. Monetary policy क्या है? Reflection of economic policy. कि इकोनॉमी को हम क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमी को हम इकोनॉमी के अंदर क्या इन्फ्लेशन है क्या उसको ट्रीट करना है, या इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है उसको ट्रीट करना है, क्या इकोनॉमी चल रही है ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट पे है या इकोनॉमी बहुत डाउन टर्न ले चुकी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या बनाई जाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। और वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं जो कि कोइंसाइड करने चाहिए
इकोनॉमी पॉलिसी के साथ, मतलब कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी दोनों अलग अलग नहीं जाना चाहिए, बल्कि दोनों कोइंसाइड, दोनों एक साथ चलने चाहिए। ये जो चीज हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कर रही है वही चीज मॉनेटरी पॉलिसी भी करनी चाहिए, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 in preamble sets out the objectives of the bank as to regulate the issue of bank notes and keeping the reserves with a view to securing the monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। तो हम क्या बोल रहे हैं, 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट के जो प्रियम्बल होता है, जो स्टार्टिंग में जो उसके बारे में थोड़ा सा लिखा होता है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में उस एक्ट के अंदर क्या लिखा गया था कि ये रेगुलेट करेंगे इशू ऑफ बैंक नोट, रिजर्व कितना रखा जाएगा ताकि बैंक सिक्योर रहे, ठीक है, कैसे हम करेंसी ऑपरेट करेंगे और क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री कैसा होगा, ठीक है। बैंक नोट इशू कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। रिजर्व्स कितना क्रिएट होता है, दो तरीके के रिजर्व्स क्रिएट होता है, एक वो रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, एक वो रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ रखता है। तो रिजर्व, कीपिंग ऑफ रिजर्व्स का क्या व्यू, कैसे क्रिएट किए जाएंगे, कितना परसेंटेज क्रिएट किया जाएगा, वो हमारा आरबीआई एक्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद कैसे हम करेंसी को ऑपरेट करेंगे और क्या लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्रेडिट सिस्टम रहेगा कंट्री का, ये सब चीजें किसमें आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक। फंडामेंटली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन मेंटेनेंस ऑफ द जुडिशियस बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पर आ गया, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, तो आंसर क्या है इसका, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी सप्लाई क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Given the development needs of developing countries, the monetary policy of such countries also incorporates explicit objectives such as maintenance of economic growth, ensuring an adequate flow of credit to the productive sectors, sustaining a moderate structure of interest rates to encourage investment, and creation of an efficient market for government securities. Considerations of financial and exchange rate stability have assumed greater importance in India recently on account of increasing openness of the economy and a progressive economic and financial sector reforms, ठीक। तो हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, अब यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ठीक है, एक प्रॉपर फ्लो ऑफ क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए कि कितना लोन दिया जा रहा है, एक प्रॉपर फ्लो ऑफ क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, सस्टेनिंग अ मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, क्या बोल, एक्सप्लिसिट पॉलिसी, मतलब एक नॉर्मल क्या पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, क्या, हाँ, मतलब कि व्हाट आर, मतलब वही नॉर्मल कि ऐसे आप इकोनॉमिक्स में से हर एक वर्ड के ऐसे इंग्लिश मीनिंग पे मत जाया करो, ठीक है। तो मतलब उसमें मतलब क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की नीड क्या है, कि मॉनेटरी पॉलिसी हम बना रहे हैं तो हम किस चीज को फुलफिल करना चाहते हैं, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो इसका मतलब है, ठीक है, कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ लाना चाहते हैं, हम प्रॉपर फ्लो ऑफ क्रेडिट करना चाहते हैं, हाँ, ठीक, मतलब एंड रिजल्ट हम क्या चाहते हैं उसका, ठीक, उसके क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होता है, हमारा क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की एक एफिशिएंट मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज सेल करने से भी हमारा मनी सप्लाई डिक्रीज या इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्लो ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, ऐसे इन चार चीजों को क्या करना, क्रिएट करना, मेंटेन करना, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। इसको ऐसे याद करना, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया व्हाट आर वेरियस एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्लो ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। Consideration of financial exchange rate stability have assumed greater importance in India
recently on account of increasing openness of the economy and progressive economy and financial sector reforms. तो हम इन सबको कैसे करते हैं, किन फैक्टर्स को कंसिडर करके रखते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारा इकोनॉमी इंक्रीज ग्रो करती रहे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ग्रो करते रहे, इन सब में इंक्रीज हो, इन सब में स्टेबिलिटी बनी रहे। ये हमारा क्या होता है, हम चाहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी करके लाना हमारी इकोनॉमी में। ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी The transmission of monetary policy describes how changes made by the Reserve Bank to its monetary policy settings flow through to economic activity and inflation. This process is complex and there is a large degree of uncertainty about timing and size of impact on the economy. The transmission of monetary policy. क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, क्या चेंजेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आएगा ताकि हम इतना हमारे इन्फ्लेशन को करेक्ट कर पाए। ठीक है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या चेंजेस हैं और कौन सी वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आ रहा है, वही हमारा प्रोसेस है किसका, मनी सप्लाई का, मॉनेटरी पॉलिसी का। दिस प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज लार्ज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट टाइमिंग एंड साइज ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांसमिशन कैन बी समराइज्ड इन 2 स्टेजेस। आपको यहाँ से याद रखना, transmission can be summarized as 2 stages. Changes to monetary policy affect the interest rate in the economy. Changes to interest rates affect the economic activity and inflation. अब ये जो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, मतलब कि ये जो भी चेंजेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर के आ रहा है, इस चेंजेस की वजह से, हाँ, ट्रांसमिशन की वजह से जो हम मॉनेटरी पॉलिसी में, जो जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हम लेकर के आए कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना है, तो अब इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज करना है उसकी वजह से इकोनॉमी में कब, कैसे, कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या टाइमिंग और साइज, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमारा क्या है इस टॉपिक के अंदर बोल रहा है। द ट्रांसमिशन कैन बी समराइज इन 2 स्टेजेस। चेंजेस टू मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट इंटरेस्ट रेट। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज लाने की वजह से इंटरेस्ट रेट पे कैसा इफेक्ट पड़ा, या इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट लाने की वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक, although we know that monetary policy does influence output and inflation, we are not certain about how exactly it does so, because effects of such policy are visible often after a time lag which is not completely predictable. तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये चेंजेस लेकर के तो आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लुएंस करता भी है आउटपुट और इन्फ्लेशन पे, लेकिन वो कब करेगा, कब कितने टाइम के बाद करेगा, कितना इफेक्ट आएगा, कब हमें वो विजिबल इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ का हमें नहीं पता। वहाँ पर क्या होता है, टाइम लैग, लैग भी हमने पढ़ा था, बहुत सारे लैग्स पढ़े थे बीच में, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम लैग, कि हमने काम तो अभी किया लेकिन उसका इफेक्ट बहुत टाइम के बाद आ रहा है, तो वो जो डिले है ना उसको हम बोल रहे हैं टाइम लैग। चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, saving and investment channels. Monetary policy influences economic activity by changing the incentives for saving and investment. This channel typically affects consumption, housing investment, and business investment. Lower interest rates on bank deposits reduce the incentives to households to save their money. Instead, there is an increased incentive for household to spend their money on goods and services. हम क्या बोल रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बोला कि अगर इंटरेस्ट रेट हम कम कर दें, कौन से इंटरेस्ट रेट कम करने की बात हो रही है, जिस रेट पर एक हाउस होल्ड अपना पैसा बैंक के पास जमा कर रहा है, सेव कर रहा है, अगर उस सेविंग्स पे हमें कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो हाउस होल्ड क्या करेगा, पैसे को कम जमा करेगा और वो खर्च ज़्यादा करेगा, है ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाते हैं तो उसकी वजह से बैंक डिपॉजिट क्या होते हैं, कम होते हैं और वो हाउस होल्ड अपना खर्चा गुड्स एंड सर्विसेज पे ज़्यादा करते हैं। क्या समझ में आया ये पॉइंट, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बैंक डिपॉजिट क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, सेव कम करते हैं, है ना, और स्पेंड खर्चा ज़्यादा करते हैं, ये होता है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, ये सब होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड
lower interest rates for loans can encourage households to borrow more money. अब यहाँ पर lower interest rate on bank deposits बोल रहे थे, अब यहाँ पर lower interest rate on loan बोला जा रहा है. तो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन में इंटरेस्ट रेट को कम करने की वजह से लोग क्या होते हैं, बोरो ज्यादा करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस लोअर लेंडिंग रेट सपोर्ट हायर डिमांड फॉर एसेट्स सच एज हाउसिंग. तो लोग बोरो करके लोन लेकर के क्या करते हैं, कोई डिमांड को ज्यादा करते हैं. और जनरली लोग जब लोन लेते हैं तो डिमांड किस चीज की करते हैं, वो ऐसे नॉर्मल सस्ते गुड्स की तो डिमांड होती नहीं है ना, हाउसिंग डिमांड होती है, कार लेते हैं, ये सब जो बड़े एसेट्स होते हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. लोअर लेंडिंग रेट कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट. और लोअर लेंडिंग रेट मतलब क्या, लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर लोन. ठीक, ये कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट लोगों की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. क्योंकि लेंडिंग रेट कम हुआ, लोगों ने बोरो ज्यादा किया, बोरो ज्यादा करने से उन्होंने कहीं ना कहीं वो पैसा जाकर के इन्वेस्ट करा. अगर कोई नया घर ही खरीदा तो उसमें भी पैसा इन्वेस्ट हुआ. ठीक, स्पेंडिंग बाय बिजनेस ऑन कैपिटल गुड्स लाइक न्यू इक्विपमेंट ऑन बिल्डिंग. ठीक है, तो इनकी वजह से बिजनेसेस भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी ज्यादा करते हैं. हाउस होल्ड तो गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर ही रहे हैं, और जो बिजनेस है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं. वो कैपिटल गुड्स जैसे कि नई कैपिटल इक्विपमेंट, नए बिल्डिंग्स वगैरह परचेज करते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज लोअर एंड बिकॉज द इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दे सप्लाई. दिस मीन्स दैट return on these projects are now more likely to be higher, and the cost of borrowing helping to justify going ahead with the project. This will have more direct effect on the businesses that borrow to fund their project with debt rather than those using business owners fund. तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो businesses है वो borrower fund का ज्यादा यूज कर रहे हैं, और ओनर्स फंड मतलब कि उनके पास जो पहले से रिजर्व है उसका कम यूज कर रहे हैं, बल्कि बोरोअर फंड जो उन्होंने बैंक से बोरो करा उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. ठीक, कैश फ्लो चैनल क्या समझ में आया यहाँ तक? तुषार देख रहा है? कैश फ्लो चैनल. Monetary policy influences the interest rate, which affects the decision of households and businesses. Cash flow channel. Monetary policy influences the interest rate, which affects the decision of households and businesses by changing the amount of cash they have available to spend on goods and services. This is an important channel for those that are liquidity constant. For example, those who have already borrowed up the maximum that banks will provide. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या इफेक्ट करती है, हमारे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड बिजनेस बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल विद देम, वो चेंज होता है. हमने बोला ना कि अगर इंटरेस्ट रेट बैंक इंक्रीज कर दे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट किस पे, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट किस पे, लोन पे या डिपॉजिट पे. अगर मैं ये बोलूँ कि इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट बैंक इंक्रीज कर दे तो लोग अपना कैश अपने पास कम रखेंगे, बैंक में डिपॉजिट ज्यादा करेंगे, है ना. तो ये इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से क्या उस कैश फ्लो पर भी डिपेंड, कैश फ्लो पर भी इंक्रीज डिक्रीज होता है. लोगों के पास जो फंड अवेलेबल है वो कैश कम रखते हैं ना अपने पास और डिपॉजिट ज्यादा करवाते हैं, तो उस कैश फ्लो पर भी तो इफेक्ट पड़ता है ना. कैश अपने पास कम रखा हुआ है तो हमारे पास कैश इज लेस अवेलेबल फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हमारे पास कैश ज्यादा रखा हुआ है तो हमारे पास ज्यादा कैश अवेलेबल है फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो कैश फ्लो चैनल से भी क्या करता है, इफेक्ट करता है. अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस करता है किसको, कैश फ्लो चैनल को भी. ठीक है, तो cash they available for spend on goods and services. This is important channel for those that are liquidity constant. For example, those who have already borrowed up the maximum that banks will provide. A reduction in lending rates.
A reduction in lending rates reduces the interest repayment on debt, increasing the amount of cash available for households and businesses to spend on goods and services. तो अगर lending rates में कम हो जाए तो क्या होगा? Reduces the interest repayment on debt, increasing the amount available of cash balance. अब क्या बोल रहे हैं हम? अगर हमारे lending rates कम हो जाए, मतलब कि जिस रेट पर बैंक लोन दे रहा है वो कम हो गया, तो लोग लोन ज्यादा लेंगे और ज्यादा लेने की वजह से उनके पास जो कैश अवेलेबल बैलेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द रिडक्शन इन इंटरेस्ट लोअर्स द रीपेमेंट ऑफ हाउसहोल्ड विद वेरिएबल रेट मॉर्टगेज, लीविंग देम मोर डिस्पोजेबल इनकम. तो इनके पास ज्यादा कैश हो गया ना, तो लीविंग देम विद मोर डिस्पोजेबल इनकम. उनके पास डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? वो पैसा जो हमारे पास खर्च करने के लिए है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. एट द सेम टाइम द रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट reduces the amount of income that households and businesses get from deposit, and some may choose to restrict their spending. और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, कौन से वाले इंटरेस्ट रेट? डिपॉजिट वाले इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो हाउसहोल्ड क्या करते हैं? दे चूज टू रेस्ट्रिक्ट देयर स्पेंड, मतलब दे रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इनकम दैट हाउसहोल्ड गेट फ्रॉम डिपॉजिट. तो क्या होता है यहाँ पर? अब इस लाइन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि हमने बोला कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए, तो इंटरेस्ट जो हमें मिलना था, जो इनकम जनरेट हो रही थी इंटरेस्ट से, वो हमारी कम हो गई, ये बोल रहे हैं. ठीक है. तो वो इंटरेस्ट रेट क्या हो गई? कम हो गई. तो फिर क्या हुआ? रेस्ट्रिक्ट देयर स्पेंडिंग. ठीक है. तो उस तरीके से लाइन एक्सप्लेन की गई है. तो इन्होंने ना हर एक चीज को, मतलब हर एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. समझ में आ रहा है? These two effects work in opposite direction, but the reduction in interest rate can be expected to increase spending in the economy through this channel. ठीक है. अब देखते हैं asset prices and wealth channel. Asset prices and people's wealth influence how much they can borrow and how much they can spend in the economy. The asset prices and wealth channel typically affects the consumption and investment. तो asset prices, कौन से asset का price कितना है और लोगों के पास wealth कितनी है. wealth income नहीं है, wealth मतलब कि सब मिला करके इतना घर, इतने का घर, इतने की गाड़ी, इतने का बैंक बैलेंस, इतने सब कुछ, सारी इन्वेस्टमेंट टोटल मिला करके इतनी wealth. तो वो उस चीज से डिपेंड, उस चीज पर इफेक्ट पड़ता है कि लोग कितना बोरो कर रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं. ठीक. द एसेट प्राइसेस एंड वेल्थ चैनल टिपिकली अफेक्ट द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. लोअर इंटरेस्ट रेट सपोर्ट द एसेट प्राइसेस सच एज हाउसिंग एंड इक्विटी बाय एनकरेजिंग डिमांड फॉर एसेट. वन रीजन फॉर दिस इज दैट प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर फ्यूचर इनकम इज हायर व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर. हम क्या बोलते हैं? देखो, अगर मेरे को कोई एसेट परचेज करना है, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे को वो ना एसेट 5 साल के बाद खरीदना है, 5 साल के बाद खरीदना है, तो मेरे को ना उसके लिए आज से पैसे जमा करने शुरू करने हैं. तो अब उसका प्रेजेंट वैल्यू देख करके चलेंगे ना हम, है ना, क्योंकि 5 साल के बाद जितना पैसा चाहिए हमें, उतना पैसा आज के टाइम पे हमें कितना जमा करना पड़ेगा. अभी पहले साल कितना जमा करना पड़ेगा, दूसरे साल कितना, तीसरे साल कितना, 4 साल के बाद कितना, तो मेरे पास 5 साल के बाद कितना पैसा इकट्ठा होगा. ठीक है. तो अगर मेरे को 1 लाख चाहिए तो मेरे को इक्वल नहीं डिवाइड करना होगा, क्योंकि हर एक पैसे पे मेरे को इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, है ना. अगर मैंने फर्स्ट ईयर जितना पैसा जमा करा उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर उस पर और इंटरेस्ट मिलेगा. तो इस तरीके से मेरे को इंटरेस्ट रेट भी तो मिलेगा ना. तो वही बोल रहे हैं कि one reason for this is the present discounted value of future income is higher when the interest rates are lower. तो हमारे पास future income, present discounted value of future income, मतलब कि आज की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है किसी चीज की, जो हमें फ्यूचर में चाहिए पैसा जमा कर रहे हैं हम. अगर हमारे इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं? लोअर. इनकम है, हाँ ठीक है. वही हम क्या बोल रहे हैं बस यहाँ पर कि हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, फ्यूचर में कितना पैसा जमा कर रहे हैं हम
और उसके लिए हमें आज कितना पैसा जमा करने की जरूरत है, तो वो इंटरेस्ट रेट भी हमें एक रीजन मिलता है। हाँ, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, एक हमने ले लिया है प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, और हमें कुछ पैसा जमा करना है सपोज 5 साल के बाद, ठीक है, तो ये हमारी बन रही है फ्यूचर इनकम। अब क्या होगा ना, अगर हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, अगर हम यहाँ पर सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा तो हमें कम जमा करना पड़ेगा और हमारी फ्यूचर इनकम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट लेकिन कम होगा तो मेरे को ज्यादा जमा करना पड़ेगा और मेरी फ्यूचर इनकम उसके अकॉर्डिंग कम होगी, ठीक है। हायर एसेट प्राइसेस also increase the equity collateral of an asset that is available for bank to lend against। अब यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, अगर मैं लेंड कर मतलब कि अगर मैं बैंक से जाकर के पैसा बोरो करती हूँ तो मेरे को साथ में कुछ एसेट एज मॉर्टगेज भी रखना पड़ता है ना। हायर एसेट प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज द इक्विटी ऑफ एन एसेट दैट इज अवेलेबल फॉर बैंक टू लेंड अगेंस्ट। दिस कैन बी इजियर फॉर हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस टू बोरो। अगर मेरे उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो मैं बोरोइंग क्या कर सकती हूँ, ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मेरे पास एक जमीन है, एक लैंड है और उस लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो मैं उस लैंड को एज कोलेटरल सिक्योरिटी रख के ज्यादा बोरो कर पाऊंगी, है ना। समझ में आई ये लाइन? ठीक है, ठीक है, ठीक। इंक्रीज इन एसेट प्राइसेस इंक्रीजेस पीपल्स वेल्थ। अगर हमारे एसेट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, अगर मेरे पास जितनी मेरे पास लैंड है, जितने मैंने बिल्डिंग परचेज, जितने मेरे पास घर है, अगर उन सब एसेट के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाए तो सारे वेल्थ। हाँ, मेरे को कॉल आ रहा है। Exchange rate channel. Exchange rate can have an important influence on economic activity and inflation. It is typically more important for sectors that are export oriented and exposed to competition from imported goods and services. If Reserve Bank lower the cash rate, हाँ क्या बोल रहे थे, कौन सा लास्ट ये वाला पॉइंट? इसके अंदर मैंने ये बताया ना कि अगर अगर एसेट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं हमारे सारे, तो वेल्थ इंक्रीज हो जाती है। दिस कैन लीड टू हायर कंजम्पशन एंड हाउसिंग इन्वेस्टमेंट एज हाउस होल्ड जनरली स्पेंड मोर सम शेयर ऑफ एन इंक्रीज इन देयर वेल्थ। तो क्या होगा कि अगर हमारे एसेट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो हमारी ओवरऑल वेल्थ इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंक्रीज इन वेल्थ होता है, मतलब कि जो हम इनकम अर्न कर रहे होते हैं, उस इनकम का हम ज्यादा परसेंटेज खर्च करते हैं, या हम कंज्यूम करते हैं, या हो तो हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हो गया तुषार ये? ठीक। एक्सचेंज रेट चैनल। इफ रिजर्व बैंक lowers the cash rate, it means that interest rate in India have fallen compared to interest rate in the rest of the world. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंडिया में कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट मतलब कि बाकी सब देशों के अकॉर्डिंग इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। पहला तो ये लिखा कि इंटरेस्ट रेट इन इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कम है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस रिटर्न इन्वेस्टमेंट अर्न फ्रॉम एसेट इन इंडिया। अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना कम चाहेंगे, है ना, क्योंकि हमें कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उनको। लोअर रिटर्न रिड्यूस द डिमांड फॉर एसेट इन इंडिया, और लोअर रिटर्न तो फिर कोई हमारी कंट्री में गुड्स को मतलब कोई एसेट परचेज नहीं करेगा ना, क्योंकि उनको कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया के एसेट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
as well as for Indian rupee, with investors shifting their funds to foreign assets instead. तो फिर इन्वेस्टर अपने पैसे को, अपने फंड्स को इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करके किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे. तो हो क्या रहा है, एसेट फॉर डिमांड फॉर एसेट इन इंडिया क्या हो रही है, कम हो रही है. ठीक है, तो इंडिया का अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए एज कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इंडिया में, और फॉरेन कंट्रीज में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लोअर एक्सचेंज रेट मेकिंग द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस इन इंडिया. और हम लोगों के लिए क्या होगा, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, है ना. दिस लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक एक्टिविटी. तो इसकी वजह से हमारे लिए फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हैं, तो हम इंपोर्ट कम करेंगे ना, और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज उनके लिए सस्ते हैं, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा. अ लोअर एक्सचेंज रेट also adds to inflation because the import becomes more expensive in Indian rupee. समझ गए हैं तीनों पॉइंट. Operating procedure and instrument. Quantitative tools. The tools applied by the policy that impact money supply in entire economy, including sectors such as manufacturing, agriculture, automobile, housing, etc. ठीक, तो क्वांटिटेटिव कुछ हमारे पास क्या होता है, मनी सप्लाई हमने पढ़ा है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल्स होता है. ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर जो इन सब सेक्टर्स के, मतलब कि इन सब सेक्टर्स में, ऑब्वियसली इन सब सेक्टर्स नहीं बल्कि हर एक सेक्टर पे वो अप्लाई किए जाते हैं, है ना. रिजर्व रेशियो पहला क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव टूल्स में रिजर्व रेशियो. अब रिजर्व रेशियो में ये दो रेशियोज होती है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो होती है. ठीक, बैंक का रिक्वायर्ड, अब रिजर्व रेशियो है क्या, बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज किसके साथ रखना होता है, रिजर्व बना करके रखना होता है ना. बैंक को कुछ सर्टेन परसेंटेज रिजर्व बना करके रखना होता है. अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड दिस पोर्शन इन कैश विथ आरबीआई. द बैंक कैन नीदर लेंड इट एनीमोर नॉर इट कैन अर्न इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट ऑन सीआरआर. रिजर्व रेशियो दो रेशियो होती है, एक होती है सीआरआर, दूसरी होती है एसएलआर. सीआरआर क्या होती है, वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ रखते हैं. तो अगर कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रिजर्व बना करके रखा है, तो कमर्शियल बैंक उसको यूज भी तो नहीं कर सकता ना किसी भी तरीके से. वो पैसे को ना ही कमर्शियल बैंक लोन के तरीके से दे सकता है किसी को, ना ही कमर्शियल बैंक कहीं पर जाकर इन्वेस्ट कर सकता है और पैसे अर्न कर सकता है ना. उसको वो रिजर्व एज इट इज रखना होगा किसके पास, आरबीआई के पास. उसका वो कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता. एसएलआर क्या होता है, एसएलआर वो सेट असाइड फंड होता है जो बैंक अपने खुद के पास रखते हैं, कमर्शियल बैंक अपने खुद के पास रखते हैं. तो जब वो अपने खुद के पास रखेंगे तो वो उसे, अब क्या हो रहा है, बैंक आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड दिस पोर्शन ऑफ लिक्विड एसेट्स सच एज गोल्ड और आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटीज. अब इन पैसों को वो क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर, है ना. इन पैसों को तो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जो उन्होंने खुद के पास, उसको वो कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं. वो किसी गोल्ड में या आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बैंक्स आर अलाउड टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दो सिक्योरिटीज, हाउएवर दे आर वेरी लो. तो इसमें उनको इंटरेस्ट रेट क्या मिल सकता है, कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं वो इस पैसे पे. ठीक है, समझ में आया ये पूरा. ओपन मार्केट ऑपरेशन. In order to control the money supply, the RBI buys and sells government securities in open market. These operations conducted by the central bank in open market are referred to as open market operations. तो RBI क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करता है या सेल करता है, और वो बाय या सेल करने की वजह से मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है. तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बाय या सेल करने को ही हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन.
व्हेन आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में भी 2-3 बार देखा, जब आरबीआई क्या कर दे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दे, लिक्विडिटी सक्स फ्रॉम द मार्केट एंड द एग्जैक्ट अपोजिट हैपेंस व्हेन द आरबीआई बाय सिक्योरिटीज। हो क्या रहा है कि आरबीआई ने सेल करा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल करने की वजह से वो पैसा आरबीआई के पास आ गया, है ना। मतलब कि वो जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा था वो निकल के किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, लिक्विडिटी सक्स फ्रॉम द मार्केट, मतलब कि वो जो लिक्विडिटी थी, वो जो कैश था मार्केट के अंदर, वो आ गया किसके पास, आरबीआई के पास। तो इसकी वजह से होगा क्या, फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी का अपोजिट होता है जब आरबीआई क्या कर ले, सिक्योरिटीज को परचेज कर ले, बाय कर ले, तो बाय करने की वजह से मनी सप्लाई हमारा इंक्रीज हो जाएगा। लेटर इज डन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो मनी सप्लाई इंक्रीज, तो हम क्या करते हैं फिर, आरबीआई बाय सिक्योरिटी कब करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करता है, जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तब किया जाता है, ठीक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ open market operations are to keep a check on temporary liquidity mismatches in the market and owing to foreign capital flow। अब ये सब हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी मिसमैच चल रहा होता है उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं। क्वालिटेटिव टूल, ये भी याद रखना। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने क्या पढ़ा, रिजर्व रेशियो पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ा, ठीक है। फिर है यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में आप देखते हैं क्या क्या है। पहला, अनलाइक क्वांटिटेटिव टूल्स विच हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एंटायर इकोनॉमी मनी सप्लाई, क्वालिटेटिव टूल्स आर द सेलेक्टिव टूल्स दैट इफेक्ट मनी सप्लाई ऑफ द स्पेसिफिक सेक्टर। तो उन टूल्स पे क्या था, पूरी एंटायर इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता था, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। 3 सेक्टर्स होते हैं ना इकोनॉमी पे, है ना, मतलब मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक। तो हम बोलते हैं कि वहां पर एंटायर इकोनॉमी पे एक साथ इफेक्ट पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमारी स्पेसिफिक सेक्टर, जिस सेक्टर के लिए हम काम कर रहे हैं, हम प्राइमरी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा, इनडायरेक्टली फिर वो बाकी सेक्टर्स पे भी जाता है ना, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट हम देखें तो एक स्पेसिफिक सेक्टर पे के लिए हम वर्क करते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, द आरबीआई प्रेस्क्राइब्स अ सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलेटरल which in turn impacts the borrowing habit of the customer. When the margin requirements are raised by the RBI, customers will able to borrow less. अब क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है बताओ, पता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब बताओ। हाँ, उसकी वैल्यू नहीं, उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है। हाँ, अब बोलो। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो अगर मैं जैसे सपोज मैं 10 लाख रुपीस का लोन लेने के लिए गई, ठीक है, और 10 लाख रुपीस के लोन देने के लिए मैंने 12 लाख रुपए की एक जमीन कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह से रखी बैंक के पास, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 लाख रुपए, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर ये मार्जिन हम बढ़ा दे, तो लोन क्या होगा, कम लिया जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम कम कर दें तो लोन लोग ज़्यादा लेंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। द आरबीआई प्रिस्क्राइब्स अ सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलेटरल which in turn impacts the borrowing habit of customer. When the margin requirements are raised by the RBI, customer able to borrow less. अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हम रेज कर दें तो बोरो लेस होता है, ठीक है, मनी सप्लाई फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। ठीक से लिख दो क्या, ये पता नहीं कैसे लिखा है, ठीक। आगे मॉरल सुएजन, मॉरल सुएजन क्या होता है, जो आरबीआई एडवाइस, एक मॉरल मतलब मॉरल का मतलब बोलकर एडवाइस देना, है ना, एक परजू मतलब एक ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि किस सेक्टर में कैसा रोल होना चाहिए, मतलब मनी सप्लाई किस सेक्टर में इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ये बाय वे ऑफ पर्सुएशन आरबीआई कन्विंसेस द बैंक to keep money in government securities rather than certain sectors.
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा रखो रादर देन सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो। तो मतलब बेसिकली मॉरल सजेशन क्या है कि आरबीआई यहाँ जहाँ बैंक को बस कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इस सेक्टर में मनी सप्लाई कम करो, इस सेक्टर में मनी सप्लाई ज़्यादा करो, ठीक है। तो इससे वो पर्टिकुलर सेक्टर इफेक्ट करता है, ठीक। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कंट्रोलिंग क्रेडिट बाय लॉस लेंडिंग टू सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हैं, हम हर जगह क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर बिजनेसेस हैं जहाँ पर हम कम पैसा खर्च करना चाहते हैं क्योंकि हम उसे प्रमोट नहीं करना चाहते, जहाँ पर हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि इंटायर इकोनॉमी के लिए नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या हो सकता है, स्पेकुलेटिव ऐसा कोई बिजनेस जिसे हम पैसे लगा करके कुछ शॉर्ट टर्म में अर्न कर लेते हैं, जैसे जैसे क्रिकेट में नहीं करते, टीम्स में पैसा लगाते हैं, है ना, हॉर्स रेस में पैसा लगाया जाता है ना, इन सब चीज़ों में, तो वो शॉर्ट टर्म बनी। तो ऐसे बिजनेस को अगर जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीमोट करना, मतलब कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहती, हाँ, तो क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है कि इस तरीके के स्पेकुलेटिव बिजनेस में हम कम पैसा खर्च करेंगे, वहां पर मनी सप्लाई को कंट्रोल करें। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये हम क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हैं सेलेक्टिव जगह पर, और वो सेलेक्टिव जगह एक सेलेक्टिव इंडस्ट्री हो सकती है या सेलेक्टिव बिजनेस हो सकता है, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर क्या आते हैं हमारे पॉलिसी रेट। पहला क्या है, बैंक रेट, interest rate at which the RBI lends long-term funds to bank is referred to as the bank rate। तो बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पर आरबीआई लेंड करे, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, तो वो क्या होता है, बैंक रेट। अब ये रेट को इंक्रीज डिक्रीज करने से मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो सकता है, अगर आरबीआई कम रेट पर लोन दे कमर्शियल बैंक को तो वो लोन ज्यादा लेगा और मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, अगर ज्यादा रेट पर लोन दे तो वो लोन कम लेगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगा। द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म फंड्स टू बैंक इज रेफर्ड टू एज बैंक रेट। However, presently RBI does not entirely control money supply via the bank rate. It uses the liquidity adjustment facility, repo rate, as one of the significant tools to establish control over the money supply। तो हम क्या बोल रहे हैं, आजकल आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हम क्या यूज करते हैं, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट का यूज करता है मनी सप्लाई को इफेक्ट करने के लिए, ठीक। बैंक रेट इज यूज टू प्रेस्क्राइब द पेनल्टी टू द बैंक इफ इट डज नॉट मेंटेन द प्रेस्क्राइब एसएलआर और सीआरआर। और बैंक रेट और क्या होता है, बैंक रेट वो फैसिलिटी भी है जिस रेट पर पेनल्टी लगाई जा रही है बैंक के ऊपर, अगर बैंक ने वो जो सीआरआर और एसएलआर रिजर्व रेशियो क्रिएट करके रखना था, अगर उतना रेशियो उन्होंने मेंटेन नहीं करा तो जिस रेट पर पेनल्टी लगाई जाएगी वो रेट भी क्या है, बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट इज यूज्ड टू प्रेस्क्राइब द पेनल्टी टू द बैंक इफ इट डज नॉट मेंटेन द प्रेस्क्राइब्ड एसएलआर और सीआरआर। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, RBI uses liquidity adjustment facility as an instrument to adjust the liquidity and money supply. The following types of LAFR, तो दो तरीके की liquidity adjustment facility है यहाँ पर, repo rate और reverse repo rate। Repo rate is the rate at which bank borrow RBI on short term basis। अब देखो बैंक रेट और repo rate के अंदर डिफरेंस क्या है, बैंक रेट भी वो रेट था जिसपे RBI लेंड करता था, रेपो रेट भी वो रेट है जिसपे आरबीआई लेंड करता है, लेकिन वहां पर लॉन्ग टर्म था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म नहीं था, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे थे कि आजकल जो आरबीआई होता है वो लॉन्ग टर्म नीड्स पर नहीं फोकस करते, बल्कि वो शॉर्ट टर्म को यूज करके ज्यादा मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक। और ये भी नाम याद रखना कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर आता है बैंक रेट, ठीक है, जिसके अंदर बैंक रेट का मतलब एक तो ये दिया और दूसरा वो पेनल्टी वाला दिया, ठीक है। फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर रेपो रेट आएगा और रिवर्स रेपो रेट आएगा, ठीक। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर
जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक ने अपने सेविंग आरबीआई के पास रखे, ठीक है। रेपो रेट क्या था, जिस रेट पर, एक यहाँ पर ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, रेपो रेट क्या था, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही थी वो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपनी सेविंग आरबीआई के साथ रखता है वो रिवर्स रेपो रेट। इट इज द रिवर्स ऑफ द रेपो रेट, इट इज द रेट ऑफ आरबीआई पेज टू द बैंक इन ऑर्डर टू कीप द एडिशनल फंड इन आरबीआई, ठीक है। यहाँ पर लोन दिया जाता है, लोन के इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेपो रेट। यहाँ पर ये अपनी सेविंग को रखता है आरबीआई के साथ, और जिस इंटरेस्ट रेट पर अपनी सेविंग रखेगा उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट माइनस 1। और हमेशा हमेशा जितने पर वो लोन देगा वो रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, और जितने पे वो सेविंग पे इंटरेस्ट देगा वो रेट हमेशा कम होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस उसका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF rate. MSF rate is the penal rate at which the central bank lends money to banks over the rate available under the rep policy. Bank availing MSF rate can use maximum 1% of SLR security. तो marginal standing facility rate क्या होता है हमारा, रेपो रेट प्लस 1% ऑफ ये 1% ऑफ SLR सिक्योरिटी, मतलब रेपो रेट में जब हम 1% और ऐड कर देते हैं वो हमारा बनता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज द पीनल रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू बैंक ओवर द रेट अवेलेबल इन रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट कर दो इसको, ये रेपो रेट ही है पूरा, ठीक है। मतलब जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है उस रेट में अगर हम 1% और ऐड कर दे तो वो बन जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ठीक है। ये लास्ट है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। We have discussed above the instrument of monetary policy and understanding of the organizational structure for monetary policy decision is necessary to understand the way monetary policy is conducted in India. The Reserve Bank of India Act 1934 was amended on June 27, 2016 for giving statutory banking monetary policy framework agreement MPFA and for setting up a monetary policy committee MPC। तो हमने आरबीआई एक्ट अमेंड किया कब, जून 27, 2016 में। उसमें हम क्या क्या लेकर के आए, MPFA और MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमने लेकर के आए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अब ये किस चीज का एग्रीमेंट था, इट इज द एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ऑन द मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट दैट आरबीआई शुड टारगेट टू अचीव द प्राइस स्टेबिलिटी। अब इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था, ये वो एग्रीमेंट था जो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में हुआ था, अब इस एग्रीमेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमारा मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट क्या रहेगा। मतलब हम एक रेट को डिसाइड करते थे और उस रेट से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन गया तो वो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है, हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, है ना। तो मतलब हमने बोला ना, एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होना एक अच्छी बात होती है, इन्फ्लेशन होना तो चाहिए लेकिन उस इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए, टॉलरेबल होना चाहिए। तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमारा मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट क्या रहेगा, ठीक है। जिस रेट को आरबीआई क्या करे, जिस रेट के चलते आरबीआई अपना टारगेट बनाए और उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर के आए, ठीक। द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 2016 provides for statutory basis for implementation of the flexible inflation targeting framework. Announcing of an official target range for inflation is known inflation targeting. अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल टारगेट रेंज की मतलब कि ये हमारा टारगेट है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है। और उसके ऊपर गया तो वो हमारे लिए टॉलरेबल भी नहीं होगा, हमें उसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये अनाउंसिंग ऑफ एन ऑफिशियल टारगेट रेंज, मतलब कि एक रेंज हमारी वो रहेगी कि टारगेट रेंज की मतलब लोअर इतना होना चाहिए, ज्यादा इतना होना चाहिए, एक रेंज जो हम डिसाइड कर रहे हैं उस रेंज को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग।
The expert committee under Urjit Patel to revise the monetary policy framework in its report in January 2014 suggested that RBI abandon the multiple indicator approach and make inflation targeting the primary objective of the monetary policy. उसके बाद क्या डिसाइड हुआ? इन्फ्लेशन टारगेटिंग ही हमारा क्या बना? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. Inflation target is to be set by the government of India in consultation with RBI once in every 5 years. तो हम in every 5 years inflation target को क्या करते हैं? मतलब डिसाइड करते हैं. The central government has notified 4% consumer price index inflation as target for the period of August 5. तो 2016 से 21 तक का जो टाइम पीरियड था वहाँ पर हमारा 4% हमने डिसाइड किया था. और वो जो रेंज हमने डिसाइड करी थी, टॉलरेंस रेंज जो डिसाइड करी थी वो क्या थी? 6% से 2%. तो अपर क्या था? 6%, लोअर क्या था? 2%. The RBI is mandated to publish a monetary policy report. और RBI क्या करता है? एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हर 6 महीने में क्या करता है? मैंडेटरी पब्लिश करता है, एक्सप्लेनिंग द सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन, फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ कमिंग 6 to 8 मंथ. कि मतलब कि अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसके सोर्सेज क्या है, किस वजह से वो हो रहा है, और अगले आने वाले 6 से 8 महीने में इन्फ्लेशन क्या रहेगा. हाँ, 6 to 18 months. ठीक. The following factors are notified by the central government as constituting a factor failure to achieve the inflation target. The average inflation is more than the upper tolerable rate. So upper tolerance level of the inflation target for any 3 consecutive quarters. तो अब हम क्या बोल रहे हैं? ये 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ऐसा ये बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो रही है? फेल हो रही है, फेल टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट हो रही है. ठीक है. तो अगर क्या होगा कि हमारा एवरेज इन्फ्लेशन हमारे अपर टॉलरेंस लेवल से भी ज्यादा चला जाए 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स. क्वार्टर क्या होता है? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है. हाँ, तो अगर 3 क्वार्टर तक हमारा जो अपर, जैसे कि हमने 2021 में डिसाइड करा अपर रेंज 6% टारगेट की. ठीक है. अगर हमारा 3 क्वार्टर तक 6% से ज्यादा रेट चला जाए एवरेज इन्फ्लेशन का, तो हम क्या बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. ठीक है. द एवरेज इन्फ्लेशन रेट इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर, और अगर एवरेज रेट लोअर से और कम हो गया तो भी हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट फेल हो गई. क्योंकि हम बोल रहे हैं इन्फ्लेशन होना चाहिए धीरे धीरे, इंक्रीज होने चाहिए प्राइसेस, लेकिन धीरे धीरे होने चाहिए. ठीक है. तो अगर लोअर से, मतलब जैसे इस ईयर में 2% लोअर था, 2% से कम रहा इन्फ्लेशन 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, तो भी हम बोलेंगे गवर्नमेंट फेल अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हो गई. और अगर अपर से 3 क्वार्टर तक उसके ऊपर चला गया तो भी हम बोलेंगे गवर्नमेंट फेल हो गई. तो मतलब इन्फ्लेशन रेट कहाँ होना चाहिए? टारगेट के बीच में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम. द चॉइस ऑफ CPI was made because it closely reflects the cost of living and has larger influence on inflation expectation compared to other anchors. With this step, India is following countries like New Zealand, USA, UK, European Union, Brazil. In recent times, many countries are moving away from this approach and are targeting nominal GDP growth. तो टारगेटिंग अप्रोच से वो इन्फ्लेशन रेट से वो कहाँ नॉमिनल GDP ग्रोथ की तरफ इन सब कंट्रीज को फॉलो करते हुए जा रहे हैं. ठीक है. कंफ्यूजन के अंदर, इसके अंदर तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या देखा. हाँ बोलो. हाँ, CPI भी हमने पढ़ा था ना. हाँ क्या, हाँ ये रहा. कहा, अरे अभी तो देखा था, ये रहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये रहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन. ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. देख लो अगर इस यूनिट में कोई डाउट है तो.